Welcome back students, this is Dr. Nubha Sharma and today we are going to discuss process of meiosis. This is the last lecture of unit 2. So let's begin. Yes, so what is meiosis? In last lecture we have already discussed about the mitosis, right? Cell reproduction के there are certain phases, है ना? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन अवर पार्ट 7. एम फेज से पहले क्या है? प्रिपरेटरी फेज, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ये सेल साइकिल जब हमने पढ़ी थी तो सेल साइकिल में हमने देखा था कि जो सेल है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज में एंट्री से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है ना? तो डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे G1, S, G2 ये फेजेस थे और इसको पूरा कलेक्टिवली क्या कहा गया था? ये जो पूरा फेज है यहां से यहां तक का, इसको बोला था, ये जितना है इसको बोला था इंटरफेज और प्रिपरेटरी फेज, राइट? इसमें क्या करती है सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर दिस माइटोटिक डिवीजन के लिए. जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो अपने आप को डिवाइड करती रहती हैं, डिवाइड करके रीजनरेट करती हैं, कुछ पार्ट्स रिपेयर करते हैं, कुछ पार्ट्स, तो डिवीजन चलता रहता है इन सोमेटिक सेल्स, राइट? तो G1, S एंड G2 इन तीनों में क्या होता है? प्रिपरेशन होती है. G1 में क्या होगा? जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका डुप्लीकेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होती है. S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है. याद आ रहा है आपको? DNA रेप्लिकेशन इन S फेज. यहाँ G2 में क्या होता है? G2 में जितने भी रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज बच गए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, उनका डुप्लीकेशन होता है और थोड़ी बहुत जो भी प्रोटीन बचती है उनका भी डुप्लीकेशन होता है. यानी कि इस G1, S, G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन, दैट इज माइटोसिस इन द केस ऑफ सोमेटिक सेल्स. ठीक है, तो अगर इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं मेयोटिक डिवीजन की. यहां पर बात हो रही है मेयोटिक डिवीजन की. तो यहां पर मेयोटिक डिवीजन में क्या होगा? यहां पे सेल सेम तरीके से सेम स्टेप्स को लेते हुए अपने आप को प्रिपेयर करेगी फॉर मेयोसिस. ठीक है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी फॉर मेयोसिस. तो वही जीवन में ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी. एस फेज में जाके क्या करेगा? डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, है ना, क्योंकि एक सेल से कई सेल्स बननी है. जो सोमेटिक सेल्स की बात करें तो क्या होता है? सोमेटिक सेल्स में तो एक 2n जो नंबर होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, उनमें भी 2n नंबर होता है. लेकिन मेयोसिस सेल में क्या होता है? जो हमारी 2n सेल होती है उससे 4 सेल्स बनती हैं, nn, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं और वो भी 4 बनती हैं. जो डिप्लॉइड एक सेल है, एक जो डिप्लॉइड सेल है उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं. अब ये कैसे होता है? ये होता कैसे है? ये फिनोमिनन हमें इस पूरे चैप्टर में, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा लेक्चर है, इसमें हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब ये प्रोपरेटरी फेज चल रहा है इंटरफेज का, तो ये जो एस फेज है यहाँ पे डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है. व्हाट डज इट मीन? कि अगर कोई एक सेल है इस तरीके से, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो अगर ये कोई एक डीएनए क्रोमोसोम यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो क्रोमोसोम क्या करता है? अपना जो क्रोमोसोम कंटेंट है उसको डबल कर लेता है. यानी कि इसके अंदर ये जो डीएनए पड़ा हुआ था, क्रोमोसोम के अंदर ये जो डीएनए था, वो डीएनए के अमाउंट को डबल कर लेता है, डीएनए के कंटेंट को डबल कर लेता है. डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ हो रहा है. क्रोमोसोम एक ही है क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमियर से लगा हुआ है. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम एक ही है लेकिन ये यहाँ पर अपना कंटेंट डबल कर लेता है ड्यूरिंग एस फेज. उसके बाद G2 में जितने भी हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब रेप्लिकेट होते हैं और उसके बाद सेल घुस जाती है हमारी मेयोसिस डिवीजन में. ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन include the fusion of 2 gametes, each with a complete haploid cell of set of chromosomes. ठीक है, तो ये हमें
पहले से क्लियर होना चाहिए कि जो मेयोसिस है वो कहाँ होती है, सोमेटिक सेल्स में बिल्कुल नहीं होती, ये होती है गैमीट्स में। गैमीट्स यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स में मेयोसिस डिवीजन होती है, और जिन्हें हम उनको बोलते हैं गैमीट्स, और ये जो गैमीट्स हैं ये बनते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से। फीमेल के केस में इसको बोला जाता है ओगोनियम, ठीक है, ओगोनियम, और ओगोनियम से बनता है प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte से फिर बनते हैं हमारे फीमेल के केस में बनेगा एग, है ना, और ये यहां पर होगा माइटोसिस। ओगोनियम में प्राइमरी oocyte बनेगा जो इसका जर्म लेयर है, प्राइमरी oocyte से फिर रिडक्शन डिवीजन के थ्रू एन नंबर का एग बनता है, ठीक है। एंड मेल के केस में क्या होगा, यहां होगा स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म, ये दिस अगेन एन नंबर। यहां स्पर्मेटोसाइट से यहां पर होगी मेयोसिस, ठीक है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स हैं, यहां से हमारे गैमीट्स बनते हैं, और उनसे फिर रिडक्शन डिवीजन से एग या स्पर्म बनते हैं, जो फर्दर जो कि हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि उनका जो क्रोमोसोम नंबर है, अगर नॉर्मल डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन के केस में 46 है, तो हमारे जो गैमीट्स होंगे उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाएगा, दैट इज 23, ठीक है। इसीलिए मेयोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको लाइन समझ में आ रही है? क्या हो रहा है कि जब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, ऑफ स्प्रिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स विच कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, एज आई टोल्ड यू, प्राइमरी ओगोनियम इन द केस ऑफ योर फीमेल, ओगोनियम से प्राइमरी oocytes, देन एग विल फॉर्म जिसका नंबर होगा n, ठीक है। तो इस तरीके की जो सेल डिवीजन होती है उसको कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन। इसे हटा देते हैं, इसके बाद बाकी के जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। सो दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट इज रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है ये एग भी हो सकती है हमारी, और ये स्पर्म भी हो सकता है ना। इट डिपेंड्स कि किसका, अगर मेल है तो स्पर्म होगा, फीमेल है तो एग होगा। सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मेयोसिस, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है या क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, और जो हमारे गैमीट्स में होते हैं उस तरीके के डिवीजन को मेयोसिस कहते हैं, ठीक है। मेयोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जहां फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जैसे कि ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा एग है, ये हमारा स्पर्म है, तो इन दोनों के मिलने से दिस इज इसका एन नंबर, इसका एन नंबर, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, एक बड़ा सा सेल बनेगा, और जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा 2n, यानी ये बनेगा जाइगोट। थ्रू फर्टिलाइजेशन, और यहां पर इसका नंबर हो जाएगा 2n, डिप्लॉइड सेल बनेगी, और उसके बाद फर्दर डिवीजन के बाद 2n इंडिविजुअल बनेगा, तो यहां पर तो हैप्लॉइड सेल होनी ही थी, है ना। लेकिन ये हैप्लॉइड सेल्स कैसे बनती हैं, थ्रू मेयोसिस, वो हम यहाँ पर इस टाइम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन से दोबारा डिप्लॉइड फेज रीस्टोर होता है, वो कैसे रीस्टोर होता है, और मेयोसिस से कैसे रिप्रोडक्शन के टाइम पर मेयोसिस हेल्प करता है, उसमें किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं, क्यों स्पेशलाइज्ड टाइप का डिवीजन है मेयोसिस, वो जितनी भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हैं, कब क्या होता है, वो हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मेयोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिबल ऑर्गेनिज्म
वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉइड सेल। जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा तो दोबारा से 2n फेज आ जाती है, दैट इज जाइगोट। सो वी कम अक्रॉस म्योसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब हमारे गैमीट्स बनते हैं, वेदर इट इज एग और इट इज योर sperm in plant and animal. This lead to the formation of haploid gametes. ठीक है, ओके। सो द की फीचर्स ऑफ म्योसिस, म्योसिस के की फीचर्स क्या हैं वो बताए गए हैं। अब म्योसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। दो सीक्वेंशियल साइकिल होंगी जिसमें न्यूक्लियर भी डिवाइड होगा और फिर सेल डिवीजन होगा, और इसको हम कैटेगराइज करते हैं, इसको एनसीईआरटी ने कैटेगराइज किया हुआ है इन म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, और वो कहाँ होगा, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसके बाद जब म्योसिस एक बार शुरू हुआ उसके बाद कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, यहां पर होती है इंटरफेज। इंटरफेज को वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू G1 फॉलोड बाय S, देन G2, देन योर म्योटिक और म्योटिक डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन। अभी हम म्योटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये म्योटिक को फर्दर इन्होंने कैटेगराइज कर दिया म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बस यहीं पर हो रहा है। जीवन में सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हुए, प्रोटीन सिंथेसिस हुई, यहाँ एस में हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ, G2 में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद सेल ने एंटर कर लिया म्योटिक डिवीजन में, और म्योटिक 2 फेजेस में होगा, म्योटिक 1 एंड म्योटिक 2, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होता है, दैट इज इन योर एस फेज, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और जब ये मैंने आपको बताया, ये जो अगर कोई एक डीएनए है जब एस फेज में रेप्लिकेट करेगा तो क्या करेगा, ये जो डीएनए कंटेंट है ये दोबारा इसका रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है, और इस तरीके से जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है। और इस पूरे को भी, ये अकेला था जब रेप्लिकेशन नहीं हुआ था तब भी ये एक क्रोमोसोम था, और इस स्टेज पे भी ये सिंगल क्रोमोसोम रहेगा। इसमें हमें कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि डीएनए तो रेप्लिकेट कर गया ना, तो डीएनए रेप्लिकेट करा है, लेकिन ये दोनों डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है, लेकिन वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, दोनों डबल कंटेंट वाला एक क्रोमोसोम है ये। ठीक है, ये हमें बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। और वो कहाँ हो जा रहा है, ये डबल कंटेंट कहाँ होता जा रहा है, ये हो रहा है एस फेज में। ओके, सो meiosis 1 is initiated after the parental chromosome has replicate to produce identical sister chromatid at S phase। मैंने आपको बताया ये सिंगल क्रोमोसोम है, और अगर हम इसके ईच पार्ट की बात करें तो हम इसको क्रोमेटिड कह सकते हैं। एक क्रोमेटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया, राइट। अब ये क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं तो हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के 2 पार्ट हैं और एक ही सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं, तो वी कैन यूज द टर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये कहां हो रहा है, एस फेज में। आपको ये क्लियर हो गया? ठीक है, म्योटिक डिवीजन को 2 में डिवाइड किया है, म्योटिक 1, म्योटिक 2 पार्ट्स। म्योटिक 1 में जो सेल जाएगी, जो म्योटिक डिवीजन के लिए जाएगी, उसका क्रोमोसोम ऑलरेडी डीएनए एस फेज में डुप्लीकेट, वो तो हर किसी केस में है, माइटोटिक में भी है, मियोसिक में भी है। यहाँ पर जब जो कोई भी सेल डिवीजन के लिए जा रही है वो पहले अपने आप को इंटरफेज में क्या कर रही है, अपने आप को इंटरफेज में, ये हमारी मियोटिक डिवीजन है, इंटरफेज में अपने आप को सेल प्रिपेयर कर रही है, ग्रोथ करके सेल ग्रोथ कर रही है, उसके ऑर्गेनेली डुप्लीकेट हो रहे हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इस फेज में अपने आप को सेल प्रिपेयर कर रही है बिफोर एंटरिंग दिस पर्टिकुलर फेज। तो यहाँ इस फेज में डीएनए
जब डुप्लीकेट हो जाता है और एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहता है, उस टाइम पर भी इसको सिंगल क्रोमोसोम टर्म दिया जाता है, और या फिर इनको ईच इंडिविजुअल को क्रोमेटिड कहेंगे, ईच पार्ट को, या हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कह सकते हैं क्योंकि वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। सो मेयोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, मेयोसिस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होती है, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो लाइन है इसको जब हम मेयोसिस 1 पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, ओके। सो बाय द मेयोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेयोसिस 2। मेयोसिस 2 के बाद जो हमारे को सेल्स मिलते हैं दैट इज 4 हैप्लॉइड सेल्स। ओके, यस। तो मेयोटिक जो डिवीजन है, वी कैन फर्दर क्लासिफाई मेयोटिक 1, मेयोटिक 2, meiotic 1 further we can categorize into 4 different category: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1। ठीक है, सिमिलरली इन meiotic 2, prophase 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 एंड telophase 2, ये इसकी कैटेगरी होती है। चलिए, तो अब मैं इस स्लाइड पर आपको बताती हूं कि ये हमारा एक सेल है, यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एक सेल है, इस सेल के अंदर ये एक क्रोमोसोम है, हाँ, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम ने भी एस फेज में डुप्लीकेट कर लिया अपना डीएनए कंटेंट। ठीक है, तो यहां से जुड़ा हुआ है एक क्रोमोसोम नंबर 1 दिस, क्रोमोसोम नंबर 2 दिस। ठीक है, अब ये है एक सेल। अब इस सेल में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इसमें मेयोटिक डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बनेंगे। ठीक है, और एक क्रोमोसोम चला जाएगा इधर, चलिए ये ब्लू से ही ले लेते हैं, और दूसरा क्रोमोसोम चला जाएगा इधर। तो 46 यानी कि यहाँ पर 2n नंबर थे, अब यहाँ पर n नंबर रह जाएगा। 2 क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ये है 1, दिस इज 2। तो मेयोसिस 1 में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेयोसिस 1 में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ 23 क्रोमोसोम नंबर रह जाएगा। n 2n से n नंबर यहां आ गया और n नंबर यहां आ गया। अब फिर से क्या होगा, फिर से 2 सेल्स बनेंगी और एक क्रोमोसोम यहां, एक यहां, एंड एक यहां, एक यहां। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर से 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में लगे हुए हैं ये सेपरेट आउट होते हैं, यहां से फट जाते हैं क्रोमोसोम्स। और जब मैंने आपको बताया एक सेंट्रोमियर से जब जितने पार्ट जुड़े हुए हैं, अगर दोनों इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया और एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, तब हम इसको क्या टर्म दे रहे हैं, सिंगल क्रोमोसोम। दिस इज नोन एज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम नंबर 2, राइट। तो जब ये यहां पर भी जुड़े हुए हैं, यहां पर भी जुड़े हुए हैं, तो यहां पर भी ये सिंगल क्रोमोसोम है। लेकिन जब ये बीच में से फट जाएंगे, जब इनका सेंट्रोमियर सेपरेट आउट हो जाएगा, तब हम यहाँ पर भी इसको भी यहाँ हम सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे, यहाँ पर इसको सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे।
इसको सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे, यहाँ पर इसको भी सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे। तो यहाँ पर भी इनकी जो एक यहाँ पर भी n नंबर है और यहाँ पर भी n नंबर रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। 2 डिवीजन होंगे एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली। कौन कौन से डिवीजन थे? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। We can categorize meiosis 1 into 4 different subheadings: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, right? And meiosis 2 again categorized into 4 subheadings: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2। ये subheadings हैं। subheadings में अलग अलग तरीके के modifications होंगे, हर स्टेप का कुछ यूनिक फीचर होगा। लेकिन अभी हमें क्या पता चल रहा है कि माइटोसिस से मियोसिस कैसे डिफरेंट है, कि मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, उसको फर्दर छोटे छोटे अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। और वो हो कैसे रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको इस स्लाइड में बता दिया कि ये अगर एक सेल है जिसके अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 है, एक 1 क्रोमोसोम एंड 2 क्रोमोसोम, ये दोनों पहले सेपरेट आउट होते हैं। ओके, जब ये सेपरेट आउट हो जाते हैं उसके बाद इन बीच में से इनका क्रोमोसोम फटता है। ये जो क्रोमोसोम लगे हुए हैं ऐसे, वो बीच में से अलग हो जाते हैं। तो जितने नंबर के सेंट्रोमियर उतना क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ 1 सेंट्रोमियर है, यहाँ ये 1 सेंट्रोमियर है, 1 क्रोमोसोम है, यहाँ 1 सेंट्रोमियर है, 1 क्रोमोसोम है। इस सेल में कितना है? 1 सेंट्रोमियर है, 1 क्रोमोसोम है, 1 सेंट्रोमियर है, 1 क्रोमोसोम है। तो यहाँ 1 से 2 बन गए, यहाँ फर्दर 1 से 2 बन गए। तो फाइनली क्या हुआ, हमें एक सेल से फ्रॉम 1 सेल वी गेट 4 हैप्लॉइड सेल। 1 2 n नंबर ऑफ सेल से हमें 4 n नंबर के हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं इन मियोसिस डिवीजन। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। ओके, चलिए तो आगे कैसे कैसे क्या होगा वो हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। अभी इतना आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये जो क्रोमोसोम है, अगर एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, तो या तो इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे या क्रोमोसोम 1 कहेंगे, 1 क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, वहीं से मैंने लिया हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है फर्स्ट स्टेज है, दिस इज योर प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 में ये देखिए क्या हो रहा है। प्रोफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि एक से जो क्रोमोसोम है उन्होंने पेयरिंग करके कहीं कहीं एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, कहीं कहीं एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इस क्रॉस को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, या क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, या एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो जिसके थ्रू मियोसिस के थ्रू क्या होता है, हम आपको पता है मियोसिस जर्म सेल्स में होते हैं, गैमीट्स में होते हैं, यानी कि एक पेरेंट से जितनी भी प्रोजेनी बनेंगी, लाइक एक पेरेंट से अगर 4 प्रोजेनी बनी, 4 डॉटर सेल्स बनी या डॉटर्स बने, सन बना, उनके सभी की कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं? ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल क्लोन्ड बच्चे पैदा होते हैं किसी के। हर एक भाई, रियल ब्रदर सिस्टर के भी अपने अपने यूनिक करेक्टर्स होते हैं। वाई? किसी का कोई करेक्टर होगा, किसी का कोई करेक्टर होगा, नेचर डिफरेंट होगा, लुक्स अलग होंगे, माइंड अलग होगा, है ना? क्यों? क्योंकि अलग अलग रिकॉम्बिनेशन में अलग अलग तरीके के डीएनए वहां पर गए हुए हैं। तो वो कैसे हो पा रहा है, क्यों डिफरेंट टाइप की सेल्स बन रही हैं, वो सारा का सारा जो सिनेरियो है वो सारा का सारा होता है इन योर प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, प्रोफेज 1 के बाद क्या हुआ, ये जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अलाइन हो गए इन योर मेटाफेजिक प्लेट। ये जो इक्वेटोरियल प्लेट है यहाँ पर ये अलाइन हो जाते हैं, लेट जाते हैं वहां पर। और ये जो है इसके काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर के साथ लगा हुआ होता है, उससे सेंट्रियोल से जो रेज निकल रही होती हैं, एस्टर रेज, उसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं। एनाफेज में ये एस्टर रेज शॉर्ट होती जाती हैं और जो उसके उनको सेपरेट आउट करती हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को यहाँ सेपरेट आउट किया एनाफेज 1 में, देन वो सेपरेट आउट हो गए। फिर से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर हुई थी, प्रोफेज 1 में डिसअपियर होती है ना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कुछ डिसअपियर हो रहे होते हैं। वो सारा का सारा यहाँ दोबारा बन जाता है। तो दिस इज नोन एज टेलोफेज 1। तो इतना स्टेज होती है आपकी मियोसिस 1 की। ठीक है, तो एक सेल से
2 सेल्स यहाँ पर बन गए। यहाँ पर एक सेल से प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 सारे के सारे स्टेप्स वही हैं जो कि माइटोसिस में होते हैं, लेकिन सारा का सारा जो कॉम्प्लिकेशन है या सारा का सारा जो जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ प्रोफेज 1 में हो रहा है, जिसे हम अगली स्लाइड में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, यस। सो मियोसिस 1, मियोसिस 1 का फर्स्ट जो फेज है दैट इज प्रोफेज 1। Okay, prophase 1. So prophase of first meiotic division is typically longer. It is longer and more complex when compared to prophase of mitosis. Mitosis के मुकाबले इसका जो प्रोफेज है वो थोड़ा लंबा होता है meiotic division का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, इसमें कुछ अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए अलग जेनेटिक हर सेल का जो जेनेटिक मेकअप होगा उसको अलग बनाने के लिए सेल जो जो स्टेप्स करती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए प्रोफेज 1 को 5 अलग अलग डिफरेंट उसके बिहेवियर के आधार पर 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, फर्दर पकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देयर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स और 5 डिफरेंट बिहेवियर जिसमें जिस फेजेस से होकर सेल गुजरती है इन योर प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस मियोसिस 1। ओके, सो फर्स्ट इज योर लेप्टोटीन स्टेज। अभी हमें सारी बातें बहुत ध्यान से समझनी है। फर्स्ट क्या है लेप्टोटीन स्टेज, ये किसका पार्ट है, ये है दिस इज प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट स्टेज है वो लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, लेकिन ये मान लीजिए अगर मेरी कोई सेल है, नॉर्मली सेल में क्या होता है, अगर ये नॉर्मल एक सेल है जो अभी डिवीजन में नहीं गई है तो उसमें इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डीएनए पड़े रहते हैं। इस टाइम हम इसको क्या टर्म देते हैं, इस टाइम हम इनको टर्म देते हैं क्रोमेटिन। नॉर्मल एक जो सेल है उस टाइम हम जो डीएनए जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल मियोटिक या माइटोटिक डिवीजन के अंदर आती है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट होके कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि रील है, एक रील का जो धागा है अगर हम उसको खोल दें तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, और जब हम उसे रील की चारों तरफ लपेटेंगे तो छोटी सी जगह में इतना सारा धागा कॉम्पैक्ट होकर आ जाएगा, इतनी सी जगह में। और अगर हम उसे खोल देंगे तो वो बहुत सारे एरिया में फैल जाएगा, बिल्कुल थिन फाइबर की तरीके से रहेगा। तो ऐसे ही है, उस रील की चारों तरफ ये लपेटना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं लेप्टोटीन में लपेटा जाता है हमारा क्रोमोसोम, और इतना लपेट के इतना इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि वो दिखने लगता है एक पर्टिकुलर शेप में। ठीक है, सो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइक माइक्रोस्कोप। क्यों, बिकॉज वो कॉम्पैक्ट हो गए हैं, कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है ड्यूरिंग लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या हुआ, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, रील का खुला हुआ स्ट्रक्चर था, खुला था, वो एक रील में एक तरीके से जाके लपेट गया और कॉम्पैक्ट हो गया। सिर्फ यहां पर कॉम्पैक्ट हुआ है इन लेप्टोटीन। ठीक है, ओके। देन it is followed by the second stage of prophase that is known as zygote. Zygote में क्या हो रहा है, first stage your leptotene, second stage zygote. What happened in zygote? Zygote में during this stage chromosome start pairing together. जो क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और पेयर बना लेते हैं। जैसे कि जिप लाइक स्ट्रक्चर है, किसी जिप से अगर जैकेट है, जैकेट को हमें जिप से बंद करना है तो ऐसे ही बंद करेंगे ना, तो ये दोनों पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, इसको आप जिप से याद कर सकते हैं। जाइगोटीन को क्या हो रहा है, स्टार्ट पेयरिंग हो रही है। जितने भी हमारे लाइक ये सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है एक, ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम है, ओहो ये ग्रीन ही हो गया फिर से।
सॉरी। तो क्या हो रहा है ये पास आ गए हैं। पहले तो ये कहीं पे भी पड़े हुए थे, ये पास आ गए हैं, इन्होंने पेयरिंग कर लिया ऐसे, पास आ गए हैं। ठीक है। तो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पास आ गए हैं। और वो पास क्यों आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक एक एसोसिएशन बन रहा है जिस कॉम्प्लेक्स के चलते वो दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं। ठीक है। जैसे जिप, मैंने जिप का आपको एग्जांपल बताया, जाइगोटीन से आप ऐसे याद रखिए, जिप से क्या हो रहा है, दोनों पार्ट्स पास आ रहे हैं, पास आके इस तरीके से खड़े हो गए। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम बोल रहे हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 दिस, क्रोमोसोम नंबर 2, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इन्होंने पेयरिंग बना ली। और ये जो पेयरिंग बना ली है उसको बोल रहे हैं दिस एसोसिएशन इज नोन एज साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो रही है। और ये किस वजह से हो रही है, या पेयरिंग हो रही है। यू कैन से पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इसके बीच में इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसकी वजह से वो पेयरिंग कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेप्टोटीन में क्या हुआ था, लपेटा था, रील के ऊपर थ्रेड लपेटा था, यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे न्यूक्लियर रीजन में फैला हुआ था वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। अब वो जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आए, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो बिकॉज ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उन्होंने साइनेप्सिस की और वो होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ गए, उन्होंने पेयरिंग बना ली। ठीक है। अब जब पेयरिंग बना ली तो एक क्रोमोसोम हमारा ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाइवेलेंट है। ठीक है। दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, बाइवेलेंट है। या फिर अगर हम क्रोमेटिड की फॉर्म में कहेंगे तो एक क्रोमेटिड ये रहा, दूसरा क्रोमेटिड ये रहा, तीसरा क्रोमेटिड ये रहा, चौथा क्रोमेटिड ये रहा, तो हम कह सकते हैं इसको टेट्राड। अगर हम क्रोमेटिड की फॉर्म में कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि टेट्राड बन रहा है। ठीक है। और अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कह रहे हैं, साइनेप्सिस हो रही है, तो हम कह सकते हैं बाइवेलेंट। दो क्रोमोसोम बाई, यानी दो क्रोमोसोम्स पास पास आ गए हैं, बाइवेलेंट बन गए। ठीक है। तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर्स ऑफ साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और अ टेट्राड। ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम पास में आ गए हैं, एक दूसरे के पास खड़े हो गए हैं बिकॉज ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये बाइवेलेंट हो गए। अगर हम इसे क्रोमेटिड की फॉर्म में कहेंगे तो इसे हम टेट्राड भी कह सकते हैं। हाउएवर these are more clearly visible in next stage. The first two stage of prophase 1 is relatively short lived. पहली जो दो होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, और ये जो आपस में पास में आना है इनका वो अगली स्टेजेस में ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है। ओके। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि एस फेज में डीएनए ने अपने आप को क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट करके अपना जो कंटेंट है उसको डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट जब करा फिर उसने एंट्री कर ली मियोटिक डिवीजन में। जीवन पे गया, क्रोमोसोम्स सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हुए, प्रोटीन सिंथेसिस हुई, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, G2 में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट हुए। ठीक है। उसके बाद सेल हमारी चली गई मियोटिक डिवीजन में, और मियोटिक डिवीजन का जो प्रोफेज 1 है उसका जो पहला पार्ट है दैट इज लेप्टोटीन। इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो थे वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर थे वो आपस में कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। तो ये देखिए कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अब हमारे को थोड़े विजिबल हो रहे हैं। इसके बाद जाइगोटीन में क्या हुआ, जिप लाइक स्ट्रक्चर बना, तो वो क्या हुआ, उनकी पेयरिंग शुरू हुई। जो क्रोमोसोम्स थी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, वो आपस में एक दूसरे के पास आए, तो
इस स्टेज पर हमने पेयरिंग शुरू हो रही है। वो किस वजह से हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पर साइनेप्सिस बन रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यहाँ पर साइनेप्सिस, और यहाँ पर हम इनको बोल रहे हैं बाइवेलेंट। देखिए बाइवेलेंट, दोनों क्रोमोसोम साथ हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेज हुए, और बाइवेलेंट भी बोल रहे हैं और इसे हम टेट्राड भी बोल रहे हैं। हम इसे बाइवेलेंट बोल रहे हैं एंड टेट्राड बोल रहे हैं, या टेट्राड बोल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाइवेलेंट अगर हम क्रोमोसोम के रेफरेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। टेट्राड अगर हम क्रोमेटिड की रेफरेंस में बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है पकाइटीन। पकाइटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसको, इन स्टेजेस के नाम याद कैसे करते हैं? इन स्टेजेस के नाम याद करते हैं, इसे बोलते हैं लेजी पैडी। इस तरीके से याद किया जाता है, लेजी पैडी। ले मीन्स लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, लेजी पैडी, ठीक है। अच्छा, अब पकाइटीन में क्या हो रहा है? पकाइटीन में पैचेस की फॉर्म में, ये जो पास में आए थे उनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वो पैचेस की फॉर्म में कहीं कहीं नजर आने लगते हैं। कहीं कहीं हमारे को वो उनके जो पैचेस की फॉर्म में जो डीएनए है वो नजर आने लगते हैं, और पकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर को बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल। वो कैसे होगा? जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये एक डीएनए है, सॉरी क्रोमोसोम है, और दूसरा क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से है, ओहो, एक क्रोमोसोम ये है, क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। तो इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सी दिस एंड दिस, ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इस क्रोमोसोम के जो दोनों पार्ट हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और इस क्रोमोसोम के जो दो पार्ट हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, राइट। तो ये दोनों तो नहीं है ना, ये दिस ग्रीन एंड दिस ब्लू, ये तो नहीं है ना, ये तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसके पास सॉरी, इसके पास कुछ ग्रीन वाले का पार्ट चला गया, और ग्रीन वाले के पास इसका स्काई ब्लू वाला पार्ट चला गया। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है वो पकाइटिन में होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और ऑफ कोर्स ये ऐसे ही तो नहीं होगा, दिस इज एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो इसमें एक एंजाइम भी लगेगा, जिस एंजाइम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। In the presence of this recombinase enzyme, recombination occur in pakaitine। और ये कई जगह पर हो रहा होता है, तो ये इतना फाइनली दिखाई नहीं देता हमको, ठीक है। हो रहा होता है पकाइटिन में, कई जगह पर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, जहां पर जो, जैसे कि ये अगर एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, कभी यहाँ पर भी मिल रहा होगा, क्योंकि ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो चलो दो पेन है, ये तो दो पेन है, ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इतने लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है कि थोड़ा पार्ट इसके पास चला गया और इसका थोड़ा पार्ट इधर आ गया, दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पकाइटिन में। अभी तक क्या हुआ है? लेप्टोटीन में
हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन की फॉर्म में था, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन जाइगोटिन में वो आपस में उनकी पेयरिंग हो रही है, जिपिंग हो रही है, पेयरिंग हो रही है, और पेयरिंग के टाइम पर जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दैट टाइम वी कैन कॉल इट बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। यहाँ पकाइटिन में क्या हो रहा है, पैचेस की फॉर्म में कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, और वो क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या फिर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या हुआ, कहां हुआ, पेकाइटिन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, डिप्लोटीन में ये जो भी क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जो डीएनए का जो पार्ट है वो एक्सचेंज हुए थे, वो दिखने लगते हैं क्योंकि वो जो डीएनए के पार्ट जो एक्सचेंज हुए थे वो अपने टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं, और वो एक्सचेंज होने के बाद जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट होने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो आर्म्स हैं वो सेपरेट आउट होने की कोशिश करेंगी, तो ये जो क्रॉस हो रहा है वो ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए डिप्लोटीन में ये देखिए, यहाँ इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे को एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दिखाई देना शुरू हो रहा है इन डिप्लोटीन। तो यहाँ पर काइज्मा फॉर्मेशन होता है, काइज्मेटा फॉर्मेशन, और काइज्मा फॉर्मेशन हमारे को दिखाई देने लगता है, ठीक है, डीएनए एक्सचेंज दिखाई देने लगता है, काइज्मेटा भी बोलते हैं, काइज्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। ये हुआ डिप्लोटीन में। अब डिप्लोटीन में ये जो काइज्मेटा बन रहा था, वो देखिए डाइकाइनेसिस में वो जो बीच में भी बन रहा था, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ बन रहा है, और इसे एक्सचेंज होके दोनों आर्म्स को अलग होना है, तो ये आगे टर्मिनल पर आ जाएंगे और फिर सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो काइज्मेटा है वो टर्मिनल पर आ जाता है, और फिर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इस डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मेटा। ये दिख रहा है ना, कॉर्नर्स पर आ गया है, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कॉर्नर्स पे आ गया है, यहाँ पर दिखना शुरू हुआ था और इस जगह पर वो टर्मिनल में आ गया है, यानी कि काइज्मेटा जो बना हुआ था, एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल हुआ था, वो अब सेपरेट आउट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस होती हैं हमारी प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 की ये सारी की सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, क्या हो रहा है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था क्रोमेटिन का वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर जाइगोटिन में बाइवेलेंट बन रहे हैं क्योंकि पेयरिंग हो रही है, और टेट्राड बन रहे हैं, वी कैन से। पकाइटिन में होमोलोगस को, और वो क्यों बन पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे साइनेप्सिस हो रही है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बिकॉज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर जाइगोटिन में, जो कि आपकी स्टेज 2 है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, मगर वो इतनी जगह पर हो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद चीजें सेपरेट आउट होने की कोशिश कर रही हैं, तो यहाँ पर काइज्मेटा जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर यू कैन से इस तरीके से, अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये देखिए यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है और एक क्रॉस यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसे काइज्मेटा बोलते हैं, ये यहाँ पर डिप्लोटीन में दिखाई देना शुरू कर जाता है, ठीक है। और टर्मिनाइजेशन ऑफ दिस काइज्मेटा वो दिखाई देता है इन योर डाइकाइनेसिस। तो दिस इज 4th एंड दिस इज योर 5th स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। आई होप ये सारा क्लियर है आपको, ठीक है। तो जब ये स्टेजेस हो जाती हैं, उसके बाद जो सेल है वो प्रोफेज 1 से हमारी आ जाती है मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में आ जाती है। अब मेटाफेज 1 बिल्कुल आसान है, अगर आपको ये चारों पांचों स्टेप समझ में आ गए हैं तो मेटाफेज 1 में कुछ है ही नहीं, ठीक है। मेटाफेज 1 में इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएंगे हमारे क्रोमोसोम्स, अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे
एस्टर रेज निकलना शुरू, अलाइन हो जाएंगे तो यहाँ एस्टर रेज निकलना शुरू हो जाएंगे काइनेटोकोर से। जो ये हमारा काइनेटोकोर होता है, ये आपको पता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड बनाए हुए हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये यहाँ पर काइनेटोकोर से ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे और अटैच होना शुरू हो जाएंगे मेटाफेज 1 में। एनाफेज 1 में वो अटैच होके अपने अपने पोल्स की तरफ खींचना शुरू करेंगे, है ना, अपने अपने, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ब्लू पहुंच गया, रेड पहुंच गया, यहाँ पर ब्लू पहुंच गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। एम आई राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। अब ये यहाँ पर अलाइन हुए और यहाँ पर टुवर्ड्स पोल वो जाना शुरू हो गए, और टुवर्ड्स पोल पर जाने के बाद दोबारा से यहाँ पर गायब हुई थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ रीजनरेट होना शुरू हो गई, ऑर्गेनेलीज रीजनरेट होना शुरू हो गए और साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हो गया। साइटोप्लाज्म के डिवीजन शुरू होने के बाद एक सेल से 2 सेल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ओके। चलिए तो पहले इतना देख लेते हैं आगे आने वाली उसमें। यस, तो जाइगोटीन हमने देख लिया था, जाइगोटीन में टेट्राड बन रहा है या बाइवेलेंट बन रहा है। ओके, सो आफ्टर जाइगोटीन पकाइटिन स्टेजेस देयर। ड्यूरिंग पकाइटिन, अब मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं अब जितने भी पॉइंट्स रीड करूंगी ये सब आपको एकदम से क्लियर होते जाएंगे। देखिए, ड्यूरिंग पकाइटिन स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। टेट्राड की फॉर्म में वो वहां पर दिखाई देने लगते हैं in pachytene stage. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules. जहां जहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की फॉर्म में ये यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं इन पकाइटिन। आपको पता है पकाइटिन के टाइम पर ही क्या हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। दिस इज द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही होती है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में हो रही होती है। ड्यूरिंग विच स्टेज, किस स्टेज में होती है? पकाइटिन स्टेज में होती है। अकर बिटवीन किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बात समझ में आ रही है? हमने डायग्राम डिस्कस कर लिया है, अब आपको बात समझ में आ रही है? ओके। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर आपको बता दी गई है, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस, यही कराना था, इसीलिए मेयोसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन enzyme mediated process and the enzyme involved is known as recombinase enzyme. ठीक है, समझ में आ गया? ओके। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन 2 क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग recombination between homologous chromosome is completed by the end of pachytine. जैसे pachytine खत्म होता है, रिकॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, leaving the chromosome linked at the site of क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है बस उस साइट को छोड़ के उसके बीच में जो भी लिंकेज था, यानी साइनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स था वो हटना शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये जो पास में थे इस तरीके से वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, बस उस जगह को छोड़ दिया जाता है जहां पर जो साइट थी उनकी क्रॉसिंग ओवर की। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex. Synaptonemal complex dissolve होना शुरू हो रहा है, तभी तो वो separate out होना शुरू कर रहा है। And the tendency of the recombinant homologous chromosome of bivalent to separate out to each other, except at the site of crossover. ये बाइवेलेंट में होता है, और इसीलिए जब वो और जगह से सेपरेट आउट हो रहे होते हैं तो ये जो क्रिस क्रॉस वाला एरिया है, काइजमेटा वाला एरिया है, ये बहुत अच्छे से दिखाई देने लगता है। इसीलिए द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज काइजमेटा वो यहाँ बनता है और या फिर यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो काइजमेटा दिखता कहाँ पर है? डिप्लोटीन में, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही होती है? पकाइटिन में। ठीक है, इन oocyte of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। ओके, इसके बाद द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1 इज
डाइकाइनेसिस। जो फाइनल स्टेज है वो डाइकाइनेसिस है। इसमें क्या होता है, जो काइस्मेटा बन रहा होता है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो अपने एंड में पहुंच जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया कि ये जो काइस्मा बना था ये अपने एंड पर, इस पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंच गया। ओके। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम द फुली कंडेंस्ड and the meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosome for separation. At the end of dikinesis, nucleolus disappear and the nuclear envelope also break down. Nucleolus disappear हो जाता है और nuclear membrane पूरी तरीके से टूटने लगती है। Dikinesis represent the transition to मेटाफेज, क्योंकि डाइकाइनेसिस के बाद, प्रोफेज की डाइकाइनेसिस स्टेज के बाद ही जो सेल है वो मेटाफेज साइकिल में जाएगी, है ना। ओके। आफ्टर दैट मेटाफेज 1 अकर। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। यही तो था, ये देखिए जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है इस तरीके से वो इक्वेटोरियल प्लेन में लग जाते हैं। अगर ये मैं इसको इक्वेटोरियल प्लेन मानूं तो यहां पर लग जाते हैं इन योर मेटाफेज 1। ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर। ये जो सेंट्रोमियर है इसके साथ यहाँ ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। इससे स्पिंडल फाइबर आके लगना शुरू हो जाते हैं। इससे जो रेज निकलती हैं स्पिंडल फाइबर आके लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ओके। Then anaphase 1, the homologous chromosome separated while sister chromatids remains associated at their centromere. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें ध्यान देने की है कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। एक क्रोमोसोम इधर जा रहा है और एक क्रोमोसोम उधर जा रहा है, लेकिन इधर जा रहा है, अपोजिट एंड पर जाना शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेंट्रोमियर से अपने उसके साथ जुड़े हुए हैं। यही ये कहना चाह रहे हैं कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, जिनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ था, उनके बीच में हुआ था सो हुआ था, लेकिन इस टाइम जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं। while sister chromatid remains associate at their centromere. ये सेंट्रोमियर से सिस्टर क्रोमेटिड आपस में लगे ही रहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ओके। एंड देन टीलोफेज, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। टीलोफेज 1 में जो ये टूट गई थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोलस की जो मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाती है और इस टाइम पर इसकी अलग होती है और इसकी अलग होती है, तो एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, राइट। तो इस टाइम पर एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं डायड ऑफ द सेल। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ द सेल। यानी कि एक सेल से दो सेल्स बन गए, एक तरफ एक होमोलोगस क्रोमोसोम चला गया, दूसरी तरफ इस पर क्रोमोसोम नंबर 1 चला गया, इस पर दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम चला गया। ठीक है। Although in many cases the chromosome do undergo same dispersion, they do not reach as extreme extended stage of the interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis. यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि टीलोफेज 1 के बाद पूरी तरीके से कभी कभी सेपरेट नहीं होती हैं सेल्स, उसमें बस दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती हैं, रीअपियर हो जाती हैं और सेपरेट होने वाला स्टेज आ जाती है। और इन दोनों की, क्योंकि इसे पता है मियोसिस 1 के बाद हमें मियोसिस 2 में भी एंट्री लेनी है ना, तो मियोसिस 1, ये हमारा अगर मियोसिस 1 है, इसके बाद हमारा स्टेज आता है इंटरकाइनेसिस, इसके बाद आता है मियोसिस 2, तो ये ट्रांजिशन फेज होता है। यहाँ पर जो टीलोफेज में इस तरीके की स्टेज में यहाँ पर एक सेल क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में इंटरकाइनेसिस आती है जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है और इसके बाद फिर दोबारा से ये प्रोफेज 2 में एंट्री कर जाता है। इंटरकाइनेसिस के बाद इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। ओके, ये बात आपको क्लियर हो रही है?
राइट, आई होप क्लियर हो रही है। नाउ प्रोफेज 2, इट इज वेरी वेरी इजी। जस्ट प्रोफेज 2 ये माइटोटिक डिवीजन की तरीके से ही है, ठीक है। प्रोफेज 2 में क्या होगा, देखिए इसमें देख लेते हैं। एक सेल से 2 सेल्स बन गए थे, ऐसा ही था ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया था, यहां पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पहुंच गया था, यहां पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पहुंच गया था, ठीक है। यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ बात हो रही है। खैर यहाँ पर 2 सेल्स बन गए थे, ये आपको पता है, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। तो फिर मियोटिक 2 की कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, ये जो प्रोफेज 1 है, दोबारा से ये कंडेंस होंगे क्रोमोसोम्स, जो दोबारा से थोड़े थोड़े ढीले पड़ रहे थे, ये दोबारा से कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद मेटाफेज में ये दोबारा इक्वेटोरियल प्लेन पर आएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे आएंगे, अलाइन होंगे, और काइनेटोकोर से ये जो है एस्टरेज निकलेंगी और वो जुड़ जाएंगी काइनेटोकोर पर आकर, ठीक है। और एनाफेज 1 में फिर इसके जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, एक इधर चला जाएगा और ये इसके इधर चले जाएंगे। सिमिलरली इस सेल के साथ भी होगा, और फिर एक सेल से इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगे, इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो एक सेल से इससे प्रीवियस क्या था, एक सेल थी, एक सेल से यहां 2 और इन 2 से फिर 4 n, मतलब हैप्लॉइड नंबर की 4 सेल्स बन जाएंगी। अब वो कैसे बनेंगी, एक बार उनकी सारी की सारी स्टेजेस हम रीड कर लेते हैं। यस, प्रोफेज 2, Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis। जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुई उसके बाद Meiosis 2 इनिशिएट हो जाता है। Usually before the chromosome has fully elongated, in contrast to Meiosis 1, Meiosis 2 resemble a normal mitosis। तो Meiosis 2 को हम नॉर्मल माइटोसिस की तरह भी कह सकते हैं, और ये बिल्कुल सेम टू सेम वही सारे स्टेप्स यहाँ पर होते हैं जो कि माइटोसिस में हो रहे थे, ठीक है। ओके, The nuclear membrane disappear by the end of prophase 2। प्रोफेज 2 में जैसा कि प्रोफेज में होता है, चाहे वो माइटोसिस की हो चाहे वो किसी की भी हो, मियोसिस 1 में भी यही होता है कि जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाने लगती है और जो क्रोमोसोम है वो फिर से कॉम्पैक्ट होने लगते शुरू होते हैं, ठीक है। मेटाफेज 2 में क्या होगा, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, आई टोल्ड यू कि वो इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे और वो जाके अटैच हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। देन एनाफेज में क्या होगा, इट बिगेन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर था उसकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है ऑफ ईच क्रोमोसोम which was holding the sister chromatid together। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, ठीक है, उसके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती। ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो यहां से इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। यही लिखा हुआ है, इट बिगेन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो छोटे होते जाते हैं, तो वो अपोजिट पोल की तरफ सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती हैं। अब क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड के शुरू में बताया था कि हर सेल का अपना अगर सेंट्रोमियर है, अगर उसका अपना सेंट्रोमियर है तो उसको हम एक क्रोमोसोम कहेंगे। तो जब ये जो क्रोमोसोम यहां से सेपरेट आउट हुआ, यहाँ स्प्लिटिंग शुरू हुई, तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, और सॉरी ऐसा ही हुआ ना कि ये, ओहो डायग्राम नहीं बना पा रही हूं, इसको ऊपर इसने खींचा और इसको नीचे खींचा, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे अभी इस फॉर्म में, ठीक है, वो सेपरेट आउट हो गए और ये एक सेल बन गई, एक ये सेल बन गई। और जब इनके पास अपना सेंट्रोमियर है, दैट टाइम वी कैन यूज द वर्ड क्रोमोसोम फॉर इट, क्रोमोसोम।
जिसके पास अपना सेंट्रोमियर है उसको हम एक क्रोमोसोम बोलेंगे। इस टाइम यहाँ पर हम इसे सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो स्प्लिट हो चुका है, ये यहाँ से टूट चुका है। जब ये यहाँ से टूट चुका है, सॉरी, जब ये यहाँ से स्प्लिट हो चुका है तो ये इंडिविजुअल, ये सेपरेट आउट हो गया, ये यहाँ सेपरेट आउट हो गया, यहाँ पर हम इसे इंडिविजुअल क्रोमोसोम टर्म देंगे। ओके, ये हम पहले शुरू की स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं यहाँ पर दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम अकर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज कहाँ पर हो रहा है? सेपरेशन एनाफेज 2 में, ठीक है। और टीलोफेज 2 में क्या हो रहा है? मियोसिस एंड्स विद द टीलोफेज 2 इन विच टू ग्रुप्स ऑफ chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope. Cytokinesis follow the resulting the formation of a tetrad of the cell. Tetrad means 4. Tetrad means 4, यानी 4 haploid daughter cell इसके बाद बन जाती हैं। ये देखिए 4 haploid daughter cell इसके बाद बन जाती हैं, ठीक है। प्रोफेज 1 में कंडेंसेशन अकर, alignment occur in your metaphase 1 at equatorial plane, then separation of sister chromatids occur at the stage of anaphase, and this time जब उसका अपना सेंट्रोमियर है, इसका अपना सेंट्रोमियर है, इसका अपना सेंट्रोमियर है, इसका अपना सेंट्रोमियर है, इसका अपना सेंट्रोमियर है, we can use the term chromosome for each, and एक से यहाँ पर भी 2 बने तो एक सेल से 4 टेट्राड ऑफ द सेल और 4 हैप्लॉइड सेल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये जो पहले हमने डायग्राम देखा है इसमें फिर से देख लेते हैं। हमने एनाफेज 1 तक देखा था, ठीक है। ये S1 था, ये प्रोफेज 1 था जिसमें क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है। पहले डेंस कॉम्पैक्ट हुए, कॉम्पैक्ट के बाद उन्होंने बाइवेलेंट बनाया या टेट्राड बनाया, देन क्रॉसिंग ओवर किया इन पैकाइटिन और रिकॉम्बिनेशन किया। रिकॉम्बिनेशन के बाद काइज्मा फॉर्मेशन हुआ, काइज्मा फॉर्मेशन के बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा हुआ इन डाइकाइनेसिस, देन सेल अंडरगो अंदर मेटाफेजिक डिवीजन, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पर आए, देन सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज। अब यहाँ पर 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुए, वो डिसअपियर हो रहे हैं टीलोफेज में। देन प्रोफेज 2 शुरू हुआ, फिर से कंडेंसेशन शुरू हुआ। मेटाफेज में क्या हो रहा है? फिर से ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन बाय इन मेटाफेज 2। देन एनाफेज 2 में क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ, देखिए ये अभी एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ दिस, स्प्लिटिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ से, कब हो रही है? एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग हो रही है और सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो दिस टाइम हम इसको यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम टर्म बोलेंगे ईच को, क्योंकि उसके पास अपना सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट आउट हो रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, अपोजिट पोल्स उसको खींच रहे हैं। सिमिलरली इस ब्लू वाले के साथ भी हो रहा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इस तरीके से एक सेल से, ये जो 1 सेल थी, ठीक है, ये 1 थी, 2n नंबर ऑफ सेल, इससे 4 सेल्स मिल जाती हैं, n हैप्लॉइड 4 सेल्स मिलती हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसका सारा डिटेल मैंने ईच स्टेज में आपको बहुत अच्छे से बताया है। अब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, आपको आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। सो या टीलोफेज 1 में टेट्राड ऑफ सेल और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें मिलते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis? Meiosis is a mechanism by which conservation of a specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproduced organisms. Even in the process, paradoxical result in the reduction of, ये I don't know, ये कुछ तो मिसप्रिंटिंग है, result in the reduction of chromosome number. क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है, हाफ रह जाता है, लेकिन हाफ रहा एग में, हाफ स्पर्म में, और जब उन दोनों ने मिलकर जाइगोट बनाया तो 2n हो गया, है ना। तो वही नंबर यानी 46 नंबर हमारे को अचीव हो जाता है थ्रू मियोसिस विद न्यू कॉम्बिनेशंस। हर सेल के पास अपना अलग तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। इट ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 1 जनरेशन टू
another. Variation are very important for the process of evolution, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो फिर आगे जाके इवोल्यूशन में उसके सर्वाइवल की उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन वेरिएशन तो क्रिएट होता ही है क्रॉसिंग ओवर से, राइट। अब अगर हम इस पिक्चर को एक बार दोबारा से देखें, ये जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी, तो आप देखिए वेरिएशन नहीं है तो क्या है, 4 तरीके की सेल्स बनी है। ये सेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर दोनों रेड है, यहाँ पर एक ब्लू है, इसमें कुछ पार्ट यहाँ इससे ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर देखिए दोनों बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं है, जबकि डुप्लीकेट हो सकते थे क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही तो थे, लेकिन इसने क्रॉसिंग ओवर करके अपने आप को इससे डिफर कर दिया है, इसमें कुछ पार्ट ब्लू का आ गया, ठीक है। ये दोनों भी हो सकते थे क्योंकि डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट किए थे एस फेज में, लेकिन नहीं है, इन्होंने रेप्लिकेशन करके कुछ पार्ट इस वाले में लेकर आ गए। तो 4 तरीके की सेल्स मिल गई जिसका हर एक का जो जेनेटिक मेकअप है वो यूनिक है, अलग है अपने आप में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मियोसिस। मियोसिस से वेरिएशन डेवलप होता है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में 2n नंबर रहता है सेल्स का, ठीक है, और यहाँ पर 1n होता है, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स मिलती है, यहाँ डिप्लॉइड सेल्स मिलती है, यहाँ पर हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लोन होती हैं, एग्जैक्टली कॉपी होती हैं अपनी पेरेंट्स की। यहाँ पर जो डॉटर सेल होती है वो डिफरेंट होती है अपनी सेल्स की। यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होती है एज पेरेंट्स। यहाँ पर जो डॉटर सेल है उसमें हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रह जाते हैं, सोमेटिक सेल्स में जितने होते हैं हाफ रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आई होप आपको अभी सारे के सारे कंसेप्ट माइटोसिस मियोसिस के क्लियर हो गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो आपका अब यूनिट 2 बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस यूनिट 3। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।